नमस्कार दोस्तों। तो जो आपकी सीरीज़ चल रही है आपकी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की पेपर 2 की ये सीरीज़ चल रही है, ये उसका भाग 4 है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपका अभिकथन और कारण का ये प्रश्न है। आपसे जो है ज़्यादातर अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, अभिकथन और तर्क का या फिर कारण के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम अभिकथन क्या कह रहा है आपका, कि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में गद्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीज़ें सीखता और याद करने में सक्षम है। बिल्कुल सही, कि मनुष्य जो होता है अपने पूरे जीवन काल में क्या है, गद्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीज़ें सीखता भी है और उसे याद करने में सक्षम है। बिल्कुल अभिकथन सही है आपका। गंभीर रूप से वंचित बचपन के परिणाम को बाद में वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। कि जो है आपका जो है बचपन में, जो वंचित बचपन में आपका परिणाम को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। बिल्कुल गलत। आपका जो विकास हो गया उसे आप क्या है बदल नहीं सकते हो बाद में। तो आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। उपयुक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। आपका जो बच्चे का जो विकास होता है वह क्या होता है, स्पाइरल होता है आपका। ये होता है आपका बच्चे का विकास स्पाइरल स्पाइरल से चलता है, यानी ये स्पाइरल होता है। पहले आगे जाएगा फिर पीछे मुड़ेगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे मुड़ेगा, ऐसे करके चलता है। तो एक रूपता का सिद्धांत, वर्तालुकार उत्पत्ति का सिद्धांत, या फिर एक दिशात्मक विकास, या फिर विकास का सतत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तालुकार। आपका जो विकास जो होता है वर्तालुकार होता है, ठीक है, ऐसे करके चलता है, स्पाइरल बोलते हैं इसे, वर्तालुकार होता है। पहले आगे जाएगा फिर पीछे मुड़ेगा। तो यही आपसे पूछा गया था। कई माता पिता ने लोकप्रिय कार्टून शो सिंचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की क्योंकि उनके बच्चे केंद्रीय चरित्र के अनियंत्रण व्यवहार की नकल कर रहे थे। यह दर्शाता है कि, यहाँ पे डैश हो जाएगा, डैश समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। कि आपका जो एक कार्टून होता है सिंचैन, उसके बारे में आपको जो माता पिता है उन्होंने क्या है जो बोला है कि इस पर क्या है प्रतिबंध लगाना चाहिए इस कार्टून शो पे, क्योंकि बच्चे क्या है नकल कर रहे हैं। तो इसमें एक समाजीकरण का कौन महत्वपूर्ण अंग होता है, मीडिया होती है, समकक्ष लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस होता है, धर्म होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन आपका जो है बच्चों को दिखा रही है, ये होती है आपकी मीडिया। मीडिया समाजीकरण का एक मुख्य हिस्सा होता है और इसका जो है ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपको बताना है। इसमें छात्रों की क्षमता अंकों के अनुसार व्याख्यान विधि और समूह बनाना चाहिए। बिल्कुल गलत। अंकों के आधार पर बच्चों का समूह बनाना है, पहला आपका गलत हो जाएगा। इसमें व्यक्तिगत शिक्षा, वर्ष के अंत में परीक्षण और अंकों के आधार पर छात्रों की श्रेणी निर्धारित करना शामिल है। अंत में परीक्षण गलत हो जाएगा। अंकों के आधार पर छात्रों का जो है श्रेणीकरण करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में आपका गलत है। थर्ड है आपका कि इसमें विभिन्न विधियों के माध्यम से प्रायोगिक अधिगम और मूल्यांकन शामिल है। बिल्कुल सही। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है आपका, अलग प्रकार से आप बच्चे का क्या है जो है मूल्यांकन करते हो। तो ये आपका सही है। ऑप्शन जो है इसमें अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए क्रमादेशित निर्देश और पुरस्कारों का उपयोग शामिल है। कि आप निर्देश देंगे बच्चे को और पुरस्कार तो वैसे भी आपका गलत हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन थर्ड। तो ऐसा आपको जो है ऑप्शन को क्या है कैंसल आउट करना आना चाहिए। जीन प्याजे की विकासात्मक अवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रस्ताव किया है। आपको चरण बताना है कौन सा आपकी जीन प्याजे की स्टेज होती है। तो यहाँ पे जो है आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। संवेदीगामक, पूर्व संक्रात्मक, मूर्त संक्रात्मक और औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। ठीक है, ये उसका क्या है क्रम होता है आपका। जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न का
उत्तर केवल औपचारिक संचालन अवस्था में ही देंगे। औपचारिक यानी कौन सी अवस्था हो गई आपकी, ये हो गई आपकी लास्ट वाली अवस्था। आपकी जीन पियाजे के अनुसार जो आपकी 4 अवस्था होती है, इससे पहले जो आपकी आई ना यहाँ पे जो अवस्था होती थी, तो औपचारिक जो आपकी कौन सी लास्ट अवस्था है, चौथी अवस्था है। तो वही आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रश्न आप बच्चे को उसकी चौथी अवस्था में पूछोगे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं। रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना खा ली, उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा प्रश्न पूछेंगे आप उसको कि रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने क्या है उससे 2 गुना चॉकलेट खा दी, तो उन दोनों ने कितनी चॉकलेट खाई। ये तो आसान है। रौनक जो है उसने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने कितनी खाई, 11 दूनी 22 हो गया, 22 हो गई। तो इससे नॉर्मल आंसर निकल रहा है। तो ये प्रश्न आपको औपचारिक संचालन में नहीं आएगा। यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए और सी के बीच क्या संबंध है। ये प्रश्न थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट प्रश्न है। इसमें बच्चे का क्या है, चिंतन मनन करेगा बच्चा। बाकी देख लेते हम कि 67 और 81 के बीच कितने पूर्ण संख्या हैं। ये आप बच्चा बता देगा कितनी पूर्ण संख्या है। 7 + 9 जो होता है, 7 + 9 कितना होता है, तो ये भी बच्चा आसानी से बता देगा। यानी ऐसा प्रश्न जिसमें बच्चा को चिंतन मनन शक्ति पर उसका असर होगा कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए और सी के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है अभी कितना साल का हो गया। जो ये अवस्था होती है औपचारिक संचालन, ये होती है 13 से ऊपर की अवस्था, 13+ अवस्था होती है ये। अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, पूछा गया है। तो वाइगोस्की ने जो दिया था आपका सामाजिक बिल्कुल सही, सांस्कृतिक बिल्कुल सही, भाषा बिल्कुल सही, नकारात्मक पुनर्वलन गलत हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं, तो उसे यहाँ पे उसे डैश कहा जाता है। पुनर्बलन, अनुबंधन, प्रतिमान या फिर पाड़। लेव वाइगोस्की क्या है, बच्चे जब एक वर्तमान स्तर पे हैं और उसे दी जाने वाली सहायता, चाहे वो शिक्षक दे या फिर यहाँ पे शिक्षक ही दे रहा है, लेकिन वह जो मदद होती है वह उसके जो है पेरेंट्स भी दे सकते हैं, उसका कोई दोस्त भी दे सकता है। ठीक है, बच्चा क्या है यहाँ इस स्तर पे है, एक स्तर पे है बच्चा यहाँ पे, और हम क्या है हमें बच्चे की मदद की ज़रूरत है। तो ये मदद जो कहलाती है, ये कहलाती है उसकी पाड़। 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार चरण 3 में बच्चे का नैतिक विकास, आपसी संबंध बनाए रखना, स्वर्ण नियम उस अवस्था को संदर्भित करता है जहां तीसरा चरण है। क्या बोलते हैं, बच्चे दूसरे को खुश करना और उनकी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, ये तो पहले ही ऑप्शन आपका सही हो गया कि तीसरी अवस्था जो होती है आपकी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए थे आपके, जो हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 6 आपके चरण होते हैं। और चरण 3 में बच्चे का नैतिक विकास, आपसी संबंध बनाए रखना, स्वर्ण नियम जिसे हम कहते हैं, उस अवस्था को संदर्भित करता है जहाँ बच्चे क्या होते हैं, दूसरे को खुश करना, उनकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा लड़का अभिविन्यास जो होता है वो आपके तीसरे चरण में होता है। तो जो है पहले ही उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था नहीं होता है, और केवल तो वैसे भी आपको गलत हो जाएगा। मानदंड जरूरत अधिकार परिभाषित किया जाता है, ये भी आपको समाज से तो बाद में होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, तीसरा जो चरण होता है उसमें बच्चा क्या होता है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने के लिए दूसरों की मदद करता है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल होती हैं। 7 बुद्धि गलत हो जाएगा। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया है कि जनरल फैक्टर, ये तो आपका क्या है, बिनय ने दिया था। जी जो है होता है जी फैक्टर, यानी जनरल फैक्टर जो होता है आपका एल्फ्रेड बिनय ने दिया था, ये आपको याद रखना है। बुद्धि के कई प्रकार और मानवीय क्षमता होते हैं। बिल्कुल सही, आपका हावर्ड गार्डनर की क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि यानी आपकी मल्टीपल जो होती है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी थी। मल्टी यानी बहुत ज़्यादा, तो
बुद्धि जो है, तो हावर्ड गार्डनर ने क्या बोला था कि बुद्धि एक चीज़ पर डिपेंड नहीं, एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। बुद्धि अलग अनेक प्रकार की होती है, जिसमें आप उन्होंने बताया आपकी 8 प्रकार की बुद्धि, ये भी आपको याद रखना है। आपकी हावर्ड गार्डनर पे प्रश्न पूछा गया। तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कितने आपके साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछे गए, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर और एक लॉरेंस गोल्डबर्ग। इन चारों पे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से टेलीविज़न विज्ञापन पुरुष महिला को उनकी रूढ़िवादिता भूमिका में दर्शाते हैं। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। यानी टेलीविज़न आपने देखा होगा कि महिलाओं और पुरुष क्या है, रूढ़िवादिता, यानी एक ही जेंडर को आप क्या हो प्रेफरेंस दे रहे हो, एक ही लिंग को आप क्या है महत्व दे रहे हो। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए व्यक्तियों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करें। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को गहन दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। वह उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार के अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पे पूछा गया था आपको कि एक शिक्षक को जो है अपनी कक्षा में किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, रूढ़िवादिता के उसमें। वह उन्हें उन विशेषज्ञों को गहन दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सेकंड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका, जहाँ तक संज्ञान और भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार भाषा से पहले आता है। पहले विचार आएगा फिर आपकी भाषा आएगी। तो ये आपका कहा था जीन पियाजे ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया आपका, ये स्टार कर दीजिएगा ऐसा। जहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका विचार आता है फिर आपकी भाषा आती है। बच्चे के मन में सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है, फिर क्या आती है, भाषा आती है। ये कथन था आपका जीन पियाजे ने। और लेव वाइगोस्की ने क्या कहा, लेव वाइगोस्की ने कहा कि विचार और भाषा दोनों एक साथ चलते हैं 3 साल तक, और 3 साल के बाद जो है एक अलग 3 साल तक उन्होंने बोला था कि अलग अलग चलती हैं, फिर 3 साल के बाद क्या है मर्ज हो जाती है, यानी एक साथ चलती हैं। यहाँ का लेव वाइगोस्की का कहना था। लेकिन जीन पियाजे ने क्या है कि विचार और भाषा दोनों अलग अलग होती हैं, और विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आ गया आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया आपका। नहीं है पूछा गया, ऑप्शन देख लेते हैं आपको। एनईपी 2020 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन जैसी विभिन्न विधियों और रणनीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको क्या है, रोल प्ले करना चाहिए, विभिन्न जो भूमिका निर्वाह है ऐसे करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। ये भी आपका सही है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। बिल्कुल गलत। रचनात्मक से योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन आपका जाएगा। तो आपका योगात्मक क्या होता है, योगात्मक जो होता है आपका, जैसे आपके केवल और केवल मार्क्स के लिए आप योगात्मक आकलन करते हो। जैसे आप पेपर के लास्ट में केवल बच्चों के मार्क्स पर उनको क्या है डिसाइड करते हो कि ये बच्चा इतने रैंक आया, इतना रैंक आया, यानी बच्चे को रैंक देता है योगात्मक में। लेकिन रचनात्मक में क्या है, उसका कहाँ पे बच्चा लर्निंग गैप जहाँ पे आती है बच्चे, जब बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, वो होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। तो आपका जो है यही आपका गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा, बाकी आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या है दूसरे ऑप्शन आपका सही मिल गया था यहाँ पे, जो कि गलत होगा। अगला प्रश्न आपका, क्या कक्षा में छात्रों का वर्णन करने के लिए धीमी गति से सिखाने वाले प्रतिभाशाली और औसत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप एक कक्षा में हो और आपको जो है एक शिक्षक हो, तो आप धीमी गति से सीखना या फिर प्रतिभाशाली या फिर औसत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, यह छात्रों को उनके प्रदर्शन के स्तर को समझने में मदद करता है कि आपको ऐसे जो है बोलना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये शब्द क्षमता के आधार पर बच्चों को चिन्हित करने और गैर समावेशी हैं। बिल्कुल सही, गैर समावेशी हैं। बच्चे क्या, इसमें बच्चों को आप वर्गीकृत कर दे रहे हो कि आप एवरेज हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, ऐसे करके आप क्या है बच्चों को इसमें बांट दे रहे हो। तो इससे क्या है, बच्चों में क्या है जी हीन भावना आ जाएगी। ठीक है।
हाँ, यह एक शिक्षक को अपनी कक्षा में वर्गीकृत, ये गलत हो जाएगा, वर्गीकृत करने में मदद करता है। नहीं, ये श्रेणी प्राप्त नहीं है। हमें छात्र प्रोफाइल को समझने के लिए और भी बहुत कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड ही हो जाएगा कि नहीं, ये शब्द क्षमता के आधार पर बच्चों को चिन्हित करता है और गैर समावेशी है। एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? क्षेत्रीय के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर, आर्थिक के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक। उसकी समाज और संस्कृति के आधार पर उसको क्या है, सम्मिलित करना चाहिए इन विभिन्नताओं के अनुसार। कक्षा 4 का छात्र मूर्ति केवल कक्षा 1 के छात्र के स्तर पर ही पढ़ पाता है। उसे ध्वनि के मिलान, शब्दों की वर्तनी और अक्षर पढ़ने में कठिनाई होती है। अक्षर पढ़ने में क्या है, उसे कठिनाई हो रही है। तो आपको यहीं भी पता लग गया अक्षर पढ़ने में किस में कठिनाई होती है आपकी, तो ये होती है आपकी डिसलेक्सिया में। यहाँ पे उसने क्या है, थोड़ा प्रश्न घुमा दिया, अब वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उसने बोला कि कक्षा 4 का एक छात्र है, वह केवल कक्षा 1 के छात्र के स्तर पर ही पढ़ पाता है, यानी उसे पढ़ने से रिलेटेड विकार है। तो उसको क्या दिक्कत है, उसको पढ़ने से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न आपका कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? उनकी अभिसारी चिंतन का क्षमता के आधार पर अभिसारी चिंतन गलत होता है, अभिसारी चिंतन आपका सही होता है। समकक्षों के बीच उनकी प्रसिद्धि को आंक कर, यानी उन्होंने कितना प्रसिद्ध पॉपुलर है, ये आपका गलत हो जाएगा। उनमें उनके मौलिक चिंतन के आधार पर या फिर उनके सरल व प्रत्यस्मरण आधारित क्रियाकलापों के आधार पर चयन करना, तो प्रत्यस्मरण के आधार पर गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है। तीसरा ऑप्शन उनके मौलिक चिंतन करने के आधार पर, यानी उनकी चिंतन शक्ति कितनी है, इसके बारे में शिक्षिका पता लगा सकती है अपने सृजनात्मक विद्यार्थियों का कि उनकी चिंतन शक्ति कितनी है। निम्नलिखित व्यवहार किसके प्राथमिक लक्षण हैं? आवेग, कम ध्यान अवधि, घबराहट, लंबे समय तक बैठने में असमर्थता। यहाँ पे क्या है, लंबे समय तक बैठने पर असमर्थता, तो पता लग गया आपको ये कौन सा आपका ध्यान अभाव सक्रियता विकार। यहीं से आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं, ADHD बोलते हैं आपका इंग्लिश में, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चा इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है। ठीक है, लंबे समय तक बैठने में असमर्थता होती है, बच्चे को ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो इसे हम बोलते हैं ध्यान अभाव सक्रिय विकार, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशन को बढ़ावा नहीं देती है? नहीं देती है यानी आपको गलत ढूंढना है। लचीला समूहन सही है, विभेदित निर्देश ये भी आपका सही है, क्षमता समूहन आपका गलत हो जाएगा, उचित पाठ्य चर्चा आवास ये भी आपका सही हो जाएगा। आपको बताया गया था कि समावेशन को बढ़ावा कौन नहीं देगा, आपकी क्षमता समूह, यानी क्षमता के आधार पर बच्चों को क्या है वर्गीकृत कर रहे हो, तो ऑप्शन जो आपका थर्ड इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपको गलत पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? उच्च स्तर का समर्पित भाव, कि उच्च स्तर का समर्पित भाव होना चाहिए उस पर, तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। तो उच्च स्तर का समर्पित भाव तो आपके जो है मेधावी छात्र में होता है। स्वतंत्र रूप से काम करने की प्राथमिकता, बिल्कुल सही। किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की जरूरत, बिल्कुल सही। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसी नहीं होता है आपके प्रतिभाशाली बच्चे, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार पर बल देना चाहिए? कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण द्वारा, कठोर नियम बनाएंगे आप, गलत हो जाएगा। सभी छात्रों के समान व्यवहार की अपेक्षा के द्वारा, बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने के संस्कार, गलत हो जाएगा। तीसरा, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देने के द्वारा, अवसर देना बच्चों को, बिल्कुल सही, ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में संप्रज्ञात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी?
संप्रेषणात्मक विधि यानी आपको जो है संप्रेषण से रिलेटेड, यानी बच्चे क्या है कम्युनिकेट कर पाएँ। संप्रेषण विधि कौन सी होती है आपकी, जहाँ पे बच्चे क्या है कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब तक बच्चों में वांछित संप्रेषणात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, दंड का उपयोग गलत हो जाएगा। जब तक बच्चों की पुरानी अवधारणा सही से न बदल जाए रट्टा लगाने के लिए कहना, रट्टा लगाना याद करना गलत हो जाएगा। बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण देना तथा बच्चों के तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। आप बच्चों को क्या है गैर उदाहरण और उदाहरण का प्रयोग करने दोगे आप, और उन्हें क्या है प्रोत्साहित करोगे इनके लिए, बिल्कुल सही। बच्चों को अपनी स्कीमों में संप्रेषणात्मक विकास करने के लिए पुरस्कार देना, पुरस्कार दंड गलत हो जाता है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण के लिए उनको प्रोत्साहित करना। प्रभावशाली शिक्षण में समहित है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बिल्कुल सही। पाठ्य चर्चा और आकलन को छात्रों की आवश्यकता के अनुकूलन में लाना, बिल्कुल सही। छात्रों के अनुसार आप क्या है अपनी पाठ्य चर्चा अपना पाठ्यक्रम बनाओगे, बिल्कुल सही। छात्र संवाद हेतु लचीला समूह, बिल्कुल लचीला होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही। तीसरा भी आपका सही है। आपका जो पाठ्य जो आपका पुस्तक होती है या फिर आप पाठ्य चर्चा जो करते हो उसमें आपका लचीला होना चाहिए, आपका कठोर नहीं होना चाहिए। कठोर शिक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना, बिल्कुल गलत। चौथा आपका गलत हो जाएगा। कठोर शिक्षा नहीं करनी, आपको लचीले शिक्षा देनी है बच्चों को। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। रेखा ने अपने छात्रों को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को प्रोत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा, यह आपसे पूछा गया है। रटना, खोज या फिर अन्वेषण शिक्षण, अभिनव अनुदेशन या फिर अनावृत शिक्षण। तो इसमें जो रेखा जो हो रही है उसने मानचित्र दिया, मैप दिया, तो इससे बच्चों में क्या खोज विधि का निर्माण कर रही है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका किसी संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्ययों की पदानुक्रमित तथा अंत संबंधित रूप से प्रस्तुत क्या कहलाती है आपकी, स्मृति सहायक विधिया, खोज विधि, चित्रण आयोजन या फिर कलन विधि। यहाँ पे हो जाएगा आपका कि संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की पदानुक्रमित तथा अंत संबंधित रूप से प्रस्तुत करना, तो ये हो जाएगा चित्रण आपका आयोजक हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका है 26वां प्रश्न आपका है, शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशी अधिगम स्तरों में कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए, तंत्र, बच्चा, समुदाय या फिर अभिभावक। तो सबसे पहले आप किस पे ध्यान दोगे, बच्चे पे ध्यान दोगे, तंत्र पे ध्यान नहीं दोगे आप। यहाँ पे पूछा गया आपका कि शिक्षक को कई प्रतिवेदन यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों में कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को आप विश्लेषण में प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपका बच्चा नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका तंत्र, यानी आपको जो है अपने जो शिक्षा तंत्र है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है, तंत्र हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, यानी अंदर से ही मोटिवेट होते हैं, अंदर से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, यानी बच्चे को क्या अंदर से मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। दंड और पुरस्कार पर बल देकर, पहला गलत हो गया आपका। पठन में केवल स्मृति आपका गलत हो जाएगा। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव और उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता रहता है, बिल्कुल सही। बच्चे जब अंदर से मोटिवेट कब तक नहीं होंगे, जब तक उनमें क्या है उनका वातावरण ना हो पढ़ने का, उनमें भाव ना आए। तो ऑप्शन सेकंड थर्ड आपका सही हो। शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करता है और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। कौन सी भावना अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में सुगम बनाएगी, शर्म, डर, निराश या फिर जिज्ञासा। तो अर्थपूर्ण अधिगम कब होगा, जब बच्चा क्या है जिज्ञासु होगा। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
अगला आ गया, ये आपका फिर से आ गया आपका अभिकथन और तर्क के प्रश्न। आपके 2 प्रश्न जरूर आपके जो है अभिकथन और तर्क में आ रहे हैं। तो पहला अभिकथन क्या कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चे द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही, प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही। कारण क्या क्या दे रहे हैं आपका कि सभी बच्चे वास्तविक की पूर्व संकल्पना से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही। इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे जो है पूर्व ज्ञान से लेकर के आते हैं और जो है ये पूर्व ज्ञान उनकी जो है संकल्पनाओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल आपका जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट उत्तर आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। लास्ट प्रश्न आपका, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलाप पर बल देना चाहिए आपको? जो चुनौतीपूर्ण हो और गहन चिंतन की अनुमति दे, जो पुनरावृत्ति और यांत्रिक हो, यानी आप पुनरावृत्ति यानी रटाफिकेशन कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। जो पाठ्य सामग्री से प्रत्यास्मरण पर यानी मेमोराइजेशन प्रत्यास्मरण पे आधारित तो गलत हो जाएगा। जो बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दे, यानी ऐसे प्रश्न जो बच्चे को अच्छा ना लगे वो ना पूछने जैसे, ये तो गलत हो जाएगा। एक ही बचता है जो चुनौतीपूर्ण हो और गहन चिंतन की अनुमति दे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस सेशन में हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है जो है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।